नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सोमवार को फिर से अपन क्लास लेकर हाजिर हो गए हैं। कुछ विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं उन्हें पता नहीं होता है क्लास का शेड्यूल। तो साथियों ऐसा है, सोमवार से शुक्रवार तक क्लासेस दी जाती है। अगर कोई बीच में व्यवधान न आए तो, और कोई फैमिली कारण ऐसा हो जाता है तो बीच में ब्रेक हो जाती है, लेकिन करना नहीं चाहते, लेकिन वो ऑब्वियसली हो जाती है। तो अपनी ये रहते हैं शेड्यूल। उसके बाद में सैटरडे और संडे को स्टूडेंट्स की क्यूरी से संबंधित ही वीडियो बनाए जाते हैं, जो उनकी डिमांड होती है, क्योंकि अदर एजुकेशन के अलावा उनको और चीजें जो जाननी होती है क्लासेस के अलावा, वे चीजें बनाई जाती है। तो इसी तरीके से अपना जो है फ्लो चल रहा है। आज का जो टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और यदि इंटरेस्टिंग नहीं लगता था तो आज के बाद आपको लगने लग जाएगा। पढ़ने जा रहे हैं अपन राजस्थान का पशुधन, और पशुधन के अंदर अपन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सभी पशुओं की किस्में भी पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से पूछा जाता है, याद किस तरीके से रखना है। अपना जो मेन फोकस रहता है, आप सभी को पता है कि याद किस तरीके से रखना है, ये सर जरूर बताते हैं। तो मैं जरूर बताऊंगा ये चीज कि याद कैसे रखा जाता है, कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन जब भी अपन किसी टॉपिक को शुरू करते हैं तो महत्वपूर्ण जो होते हैं, वो प्रथम स्लाइड अपनी जैसे होती है वो अति महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सीधे आंकड़े होते हैं, और सीधे आंकड़े कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधे के सीधे। तो किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना है, ये सारी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपन भी अब बिना समय को गवाए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों जान लो, आज अपन पशुधन पढ़ने जा रहे हैं। तो पशुधन जो है आपके वो संवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। ये पहला प्रश्न आपको मैंने यहां से दे दिया है। पशुधन संवर्ती सूची का विषय। अपने राजस्थान में जो पशु गणना करवाई जाती है, ये एक बार प्रश्न पूछा गया था। ये पशु गणना राजस्व मंडल करवाता है। कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर। ये राजस्व मंडल द्वारा करवाई जाती है पशु गणना, ये ध्यान रखें आप। फिर बात करते हैं कि भारत की पहली पशु गणना कब हुई। पहली पशु गणना, जैसे जनगणना पढ़ते हैं तो उसमें भी अपन पहली पढ़ते हैं। सभी चीजें जो जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो पहला जरूर पढ़ते हैं अपन। तो इसी तरीके से अपन देखते हैं कि भारत में पहली पशु गणना कब हुई। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा कि 1919-20 के अंदर भारत की पहली पशु गणना अपने संपन्न हुई थी, ठीक है। तो भारत की पहली पढ़ी, तो उसके बाद में नवीनतम पढ़ने भी जरूरी है। अब अपन को जिस पशु गणना को पढ़ना है और जो आंकड़े अपन को चाहिए वह ये पशु गणना है। तो ये आपके जो है वो 20वीं है। पहले तो ध्यान रखें, क्रम से तो देखा जाए तो ये 20वीं पशु गणना है। इसे 2017 में इसे शुरू किया गया, 2017 में शुरू किया गया, और ये आपके अक्टूबर 2019 में पूरी हो गई, ठीक है। अक्टूबर 2019 में। शायद कलर मार्कर का शायद फीका लग रहा होगा, ये भी सही नहीं है, कोई बात नहीं, अपने मैनेज कर लेंगे। तो अक्टूबर 2019 के अंदर इसे पूरा किया गया। 20वीं पशु गणना है, ये ध्यान रखना है, ये 20वीं है। अब जो सचिन तेंदुलकर है ना, उनके वापस समस्या होगी। तो पशु गणना के अंदर क्यों समस्या होगी? क्योंकि ये हर 5 साल में रिवाइज हो जाती है। यानी कि इसके अंदर अंतर कितना रहता है, कितने वर्ष में करवाई जाती है? ये 5 वर्ष में करवाई जाती है, ठीक है। जनगणना अपने होती है वो 10 वर्ष में करवाई जाती है, लेकिन पशु गणना जो है वह 5 वर्ष में करवाई जाती है। क्यों? समझते नहीं है ना, गणना जल्दी बढ़ जाती है। आजकल तो अपने क्या है, मानव भी थोड़ा समझ कम हो गई है। जब देखो भारत वालों की जनगणना कितनी बढ़ रही, आने वाले समय में चीन को तो इस मामले में नीचे दिखाई देगा कि तेरी इतनी औकात नहीं है, हमारे देखो ज्यादा जनगणना बढ़ाने की सामर्थ्य है। तो ये पशु गणना जो है 5 वर्ष में करवाई जाती है, और इसी वजह से जो सचिन तेंदुलकर जो है, यानी कि तैयारी जो करने वाले पुराने खिलाड़ी है, उन्हें बार बार समस्या का सामना करना पड़ता है, खासकर ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या होता है कि आंकड़े बदल जाते हैं। आंकड़े बदलते वो पुराने तो मतलब कंठस्थ होते हैं याद, लेकिन उसमें नया वापस याद करना बहुत टेढ़ी चीज होती है। तो आप लोगों के लिए मतलब सलाह है आपको, जो आपको डबल संघर्ष करना पड़ता है। जो नवीनतम फ्रेशर जो है उसके लिए गोल्डन चांस होता है, ये ध्यान रखना। आप जितने फ्रेशर्स हो उनके लिए इतना गोल्डन चांस है कि आपको सारी चीजें पढ़ते ही याद होने लगेगी, क्योंकि आपके पास में पढ़ने को बहुत कुछ है लेकिन कंफ्यूज होने को कुछ भी नहीं है। जो पुराने हैं उनके लिए कंफ्यूज होने को बहुत कुछ है, और उनको ध्यान भी है, इतना सारा पढ़ना है, वो भी ध्यान रहता है, और वो की वो चीज पढ़ते हैं ना तो वो ऊपर आ जाता है। और नए जो होते हैं उनको इंटरेस्ट बना रहता है, ये सबसे बड़ा उनके लिए, फ्रेशर्स के लिए प्लस पॉइंट रहता है। इसलिए अपन देखते हैं कि पहली बार में निकाला, तो पहली बार में निकालना बहुत मतलब अच्छी बात है कि पहली बार में, और निकालने उनके लिए गोल्डन चांस भी होता है कि पहली बार में एग्जाम यदि निकाल देते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है वो चीज। तो ये चीज ध्यान में रखें।
राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का हिस्सा कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको बता दूं 10.21% जो है वो राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में, सीधा मैं आपको ज्यादा गुमराह नहीं करूंगा कि सकल घरेलू उत्पाद आया है तो पूरे टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ आपको जो फैक्ट चाहिए वो बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज करने का उद्देश्य नहीं है। जो चीज चाहिए अपन को वहां से वो चीज ले ली और फिर बस, क्योंकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपका ऐसा ही है, सिलेक्टिव सिलेबस है, ज्यादा मतलब हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, बस व्यवस्थित रूप से और बार बार रिवीजन, यही आपके मूल कुंजी होगी जो आपको सफलता दिलाएगी। अब ये 10.21 है, याद कैसे रखोगे? देखो राजस्थान को अपन ने पढ़ा था कि 10.41, भारत का कितना प्रतिशत? 10.41, 10.21 करना है, 41 की जगह 21 करना है, ज्यादा कोई फेरबदल करने की। चौथी बाई 39 वर्ष की है, 10 बाई 41 के मकान में रहती है। ट्रिक याद है कि नहीं? टॉपिक में पहले बताई थी। जो सीधी क्लास देख रहे हैं वो सीधी मत देखना, क्रम से आओ, तब आपको व्यवस्थित रूप से तैयारी होगी। बीच बीच में क्लासेस छोड़ के देखोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और इतनी व्यवस्थित नहीं हो पाएगी जितनी जो क्रम से देख रहे हो, क्रम से देखकर नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए बहुत फायदा है इसमें। तो ये चीज ध्यान में रखें। राजस्थान में वर्तमान पशुधन कितना है? देखो साथियों, मैं बार बार कहता हूं, मैं सिर्फ आपको आंकड़े बताने नहीं, सिर्फ पढ़ाने नहीं, मैं आपको याद करवाने आया हूं। और उसका तरीका ये, आंकड़े कोई याद नहीं करवाता वैसे, लेकिन मैं आपको आंकड़े भी याद करवाने की कोशिश करता हूं। देखो पशुधन कैसे याद रखना है, कुछ नहीं करना है, 5 6 7 नहीं करना, 8 तो 7 नहीं करना, तो फिर 6 और 8 में अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 1 का। अब ये इसको निकाल कर यहां पे लगा देना अपने डॉट। 568.01 लाख ये आपका पशुधन है। देखो कितना आसान हो गया याद रखना। 5 6 7 नहीं लिख के 5 6 8 लिखना है, तो 8 लिखोगे तो अंतर कितना होगा? 1 का। 6 और 8 में अंतर कितना हो गया? 1 का। 6 और 8 में बीच में एक संख्या का ही अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो ये आ गया 568.01। नहीं तो फिर 7 ही आ जाता, अंतर नहीं होता तो 7 लिख देते, लेकिन अंतर है। हालांकि ये आंकड़ा याद करने की ट्रिक है, आपको याद रखना 568 लाख जो है पशुधन की संख्या वर्तमान 20वीं पशु गणना के अनुसार ये है 568.01 लाख। ठीक है, 10.41 की जगह 21 करना है। ठीक है, क्योंकि 2021 चल रहा है तो 21 आपको याद रह जाएगा और 10 याद रहना ही चाहिए। राजस्थान में पशुधन में कमी या वृद्धि क्या हुई? कैसे? पिछली जो पशुगणना थी उसके मुकाबले अब जो पशुगणना हुई उसमें कमी हुई या वृद्धि हुई, ये पूछा गया है या ये प्रश्न बनता है, तो क्या उत्तर करेंगे? तो इसके अंदर सबसे पहले बता दूं, वृद्धि हुई नहीं है, इसके अंदर हुई है आपके कमी, और वो हुई है आपके 1.61% की कमी हुई है, ये ध्यान रखना। यदि पूछा जाए कमी हुई या वृद्धि तो सीधा आपको करना है कि कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? तो 1.61% की आपकी क्या हुई है? हाँ सही है, 1.61% की कमी हुई है। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान की बात चल रही है तो अपन राजस्थान को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान आपको ध्यान रहे दूसरा है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलो ये भी क्लियर हो गया। राजस्थान का वर्तमान में पशु घनत्व कितना है? अब जो पिछली गणना थी उसमें 169 था, कितना था? 169। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है 166। आप देखेंगे कि यहां कमी अपन ने दर्शाई है, 1.61% कमी हुई है, तो पशु घनत्व में भी कमी हुई है। कितने की कमी हुई पूछ ले तो 3 की कमी हुई है। ठीक है ना। अब 166 आपको याद रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, अब राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन यहां पे जो ये बता रहा हूं मैं आपको, वो है जिला। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन से जिले में है? ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में है। कहां है? बाड़मेर में। कैसे याद रखना है? देखो कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ती है तो उसे अपन आम बोलचाल में बाढ़ कह देते हैं। जैसे जनसंख्या बहुत बड़ी, जनसंख्या की तो बाढ़ आ गई जैसे है, खूब सारी चीजें, मतलब गाड़ियां बहुत चल रही है सड़कों पे, गाड़ियों की तो जैसे बाढ़ आ गई है। तो पशुधन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो पशुधन कहां बढ़ गए? बाड़मेर में बढ़ गए। कहां बढ़ गए? बाड़मेर में बढ़ गए। ये देखो बाड़मेर, याद हो गया ना हाथों हाथ। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। बस कोई कम करना, न्यूनतम पशु कट है धौलपुर में।
ले छोरा काम होगो। राजस्थान में न्यूनतम, अरे वायर भी बीच बीच में उलझता है माइक का। राजस्थान में न्यूनतम पशुधन कौन से जिले में है? धौलपुर के अंदर है। सर्वाधिक कौन से जिले में? बाढ़ आ गई तो बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई? देखो, सर्वाधिक वृद्धि हुई है तो भी फायदा हुआ है और सर्वाधिक कमी हुई है तो भी फायदा हुआ है। कैसे बताता हूं। सर्वाधिक वृद्धि जिस पशु के अंदर हुई है वह है आपकी भैंस। तो भैंस में वृद्धि हुई है तो यानी कि दूध ज्यादा मिलेगा, दूध ज्यादा मिलेगा तो आपको बताइए फिर कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी, मतलब सब तरह से अच्छा ही है दूध ज्यादा मिले तो भैंस में 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु के अंदर हुई है पूछते हैं आपको, तो आपको करना है भैंस। और सर्वाधिक कमी किस में हुई है पूछा जाए तो आपको करना है गधा। गधे में सर्वाधिक कमी हुई है। ऐसे भोला प्राणी है बेचारे की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। भोला है तभी तो मूर्ख कह देते हैं। मूर्ख कह दे तो भी कोई नहीं करे, विरोध कौन कर करे कि तो भोलो है, सिद्धो है, मतलब बिल्कुल ही सिद्धो है जने तो गद्दो है। तो आ ध्यान रखनी कमी कि में हुई, गद्दा में हुई तो फायदा ही है, मूर्खारी कमी होगी। तो गद्दे में तो हुई कमी, वृद्धि किस में हुई? भैंस के अंदर हुई है सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है, याद रह जाएगा। अब गधे के भी अंदर प्रश्न बहुत सारे पड़ते हैं। गधा लाता दे दी, गोड़ा दे दिया ना तो हालत खराब करता है। क्यों? गर्दभ अभ्यारण्य पूछते हैं, डुनलोद के अंदर आपके है, और गधों से संबंधित मेला पूछते हैं, लुणियावास में पड़ता है। गधों से संबंधित भी प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ठीक है ना, तो इसको भी हल्के में नहीं लेना। भोला है पर दुलत्ती बड़ी तेज मारता है, ध्यान रखना। सर्वाधिक पशु संख्या, कौन से पशु की संख्या मतलब सर्वाधिक है राजस्थान में, वह कौन सा पशु है जो सर्वाधिक संख्या में? बकरियां ज्यादा है राजस्थान के अंदर। क्या है? बकरी। बकरी की संख्या सर्वाधिक ज्यादा है। ठीक है, राजस्थान के अंदर बकरियां सर्वाधिक ज्यादा संख्या में पाई जाती है। भारत के पशुधन का राज्य में हिस्सा कितना है? यह प्रश्न बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा लेवल का यदि बना प्रश्न तो ये बन सकता है, भारत के पशुधन का राज्य में हिस्सा कितना है? तो यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है, कुछ नहीं करना है, 10.58%। ठीक है, भारत के पशुधन का राज्य में हिस्सा कितना? 10.58%। ये याद करने पड़ेंगे साथियों। मैंने तो आपको ट्रिक भी बताई है, जैसे याद हो जाए वैसे आपको याद हो गए ना, फिर चाहिए ही क्या, इतना ही तो काम करना है बस। तो ये चीज है, मतलब इस तरीके से याद रखा जा सकता है। और मैं आपको याद करवाने, देखो गधा भी याद करा दिया, भैंस याद करा दी, 10.58 आपको याद करना पड़ेगा। धौलपुर बाड़मेर बता दिए, 166 ये बता दिया, और यहां से तो आपको याद करवाई दिए मैंने। मेन तो इसमें समस्या आती है, ये चीज याद करवा दी, ये याद करवा दी, बाकी आपके कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये आंकड़े नोट करो, अभी आंकड़े और है अगली स्लाइड में, और आपको बढ़िया बढ़िया चीजें देता हूं। और फिर अपन जब पशुधन, एक एक पशु को उठाकर पशुधन पढ़ेंगे, उसके अंदर आपके लीला लहर हो जाएगी इस क्लास के अंदर। तो संकोच बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो सिर्फ अपने जो साथी हैं उनको बताना है और क्लासेस को शेयर करना है। जितनी, मतलब आप देख सकते हो कि आपने जब से क्लासेस शेयर करनी शुरू की और विद्यार्थी जुड़े, उसके बाद में क्लासेस की गुणवत्ता और स्तर के अंदर कितना सुधार आया है। तो जितने ज्यादा अभ्यर्थी मतलब चाहते हैं, उतना ही हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है कि इसमें सुधार और किया जाए और अच्छी तरीके से दी जाए और शिद्दत से क्लासेस दी जाए। क्योंकि पहले चंद विद्यार्थी थे, अब लगभग 1 लाख के करीब विद्यार्थी देखते हैं और आनंद ले रहे हैं क्लासेस का, जुड़े हुए हैं चैनल से। तो उतनी ही अपेक्षाओं के अनुसार क्लास भी देनी पड़ती है। तो शेयर जरूर करें पहले, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट लेकर खुद नोट्स बनाए, उसके बाद में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। पहले आप नोट कर लो, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। पशुधन की अगली स्लाइड पे अपन चलते हैं, और पशुधन की अगली स्लाइड और भी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर मैं आपको एक अवरोही क्रम बता रहा हूं। अवरोही का मतलब है ज्यादा से कम की ओर, आरोही का मतलब है कम से ज्यादा की ओर। ट्रिक पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे एक बार और बता देता हूं। अवरोही और आरोही की पहचान कैसे करें, क्योंकि बार बार आपके पूछा जाता है। अवरोही के अंदर आप देखोगे 4 अक्षर है और आरोही के अंदर 3 अक्षर है। तो जिसमें ज्यादा अक्षर है यानी कि ज्यादा से कम की ओर चल रहे हैं, जिसमें कम अक्षर है यानी कि कम से ज्यादा की ओर चल रहे हैं। जहां पे भी ये चीज पूछी जाती है उसको इस तरीके से याद रखें। एक कई लोगों के बायां दायां में कंफ्यूज होता है, तो ध्यान रखें कि बाद लिखकर अपने दिमाग में लाए कि मैंने बाद लिखा है, बी जिस तरफ ब लिखा है वो है आपके बायां और जिस तरफ द लिखा है वो है दायां। या फिर ABCD लिखते हो तो बी जिस तरफ आएगा वो बायां है, डी जिस तरफ आएगा वो दायां है। कुछ बेसिक्स चीजें होती है जो अपन ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यदि ऐसे भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप ध्यान रखें।
चलिए, अब अपनी जो ट्रिक है वो अवरोही क्रम पशुओं का है, पशुधन की श्रेणी में अवरोही क्रम है। उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा पशु संख्या, फिर उसके बाद में पशु संख्या, इस तरीके से ज्यादा से कम की और एक ट्रिक बनाई है, जिससे हमारा ये यदि क्रमशः आने वाले समय में प्रश्न पूछा जाता है या कैसे भी प्रश्न पूछते तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और हम अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ने नहीं चाहिए इस मामले के अंदर। और आगे जाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये, क्योंकि ये कठिन प्रश्न आता है और इसमें अपन आगे निकल जाते हैं। वो क्या है, देखो, बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला। देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब देखते हैं, उसमें एक वो ऐसे इंसान आता है ना, वो उसका जेठालाल का नौकर होता है वहां दुकान पे, वो बागा ऐसे खड़ा रहता है, ठीक है ना। तो बागा भाई आपने सबने देखा है, बागा को अब लगभग सभी जानते हैं, उसी को ध्यान में रख लेना। बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, बिल्कुल आसान ट्रिक है कि नहीं। बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, ये सारी ट्रिक जो है सब मैं खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। तो बागा भाई यानी ब से तो लेना है आपको बकरी, अभी अपन ने पढ़ा भी था कि सर्वाधिक पशु संख्या जो है बकरी की है। फिर अपन को लेना है गाय, ठीक है, यहां से आ जाएगा गाय। यहां भाई से भ से लेना है अपन को भैंस, ठीक है, और इससे शब्द बनता है भेड़। और यहां पे ये अपना राज्य पशु आ ही गया ऊंट, ठीक है। तो 1 नंबर सबसे ज्यादा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5वें पर जो संख्या है वो आपके ऊंट की है। और इस तरीके से आपके ये क्रमशः वाला मतलब झंझट खत्म हो जाएगा यदि प्रश्न बनता है बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला। अब इनमें शब्द इधर उधर मत करना, ट्रिक जिस फ्लो में होती है उसी फ्लो में रखना होता है, याद कर लेना, हो जाएगी बागा भाई भीड़ में ऊंट ले चला, ठीक है। तो ये चीज आपके ध्यान हो जाएगी, तो ये क्रमशः आपके निकल के आ जाएंगे। एक प्रश्न बनता है आपके कि राजस्थान राज्य पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई। यदि ये प्रश्न आपके आता है तो ध्यान रखना कि आपको एक डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 2005, और राजस्थान पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 13 अप्रैल 2005 में की गई। इस चीज को भी अपन को लेकर चलना है, ध्यान रखना है। राजस्थान में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में 828, ऐसे याद रखना, 828 828 है राजस्थान में प्रति 1000 जनसंख्या पर पशुओं की संख्या। 1000 व्यक्तियों पर पशुओं की संख्या कितनी है, तो 828 है। 828, 2 बार 8 लिखना है। कितनी बार 8 लिखना है, 2 बार 8 लिखना है, 2 बार 8, एक आगे एक पीछे, 8 2 8, 828। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन, यहाँ पे जिले की बात हो रही है, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन जो किया जाता है वो आपके होता है जोधपुर में। कई लोग कहेंगे बीकानेर हुए गुरुजी, बीकानेर में सबसे बड़ी ऊन मंडी है, ऊन मिल है, विधायन केंद्र है, लेकिन उत्पादन आपके जोधपुर में ज्यादा होता है, इस बात को क्लियर कर लेना, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम ऊन उत्पादन झालावाड़ का होता है, झालावाड़ के अंदर होता है। कई लोग पूछते हैं कि सर आपकी जो वन लाइनर आप कहते हो वो भी क्या इसी पैटर्न पर आएगी। बिल्कुल, वन लाइनर जो है वो तो आपके लिए यूं कह दो कि वो एक खजाना है, सरप्राइज खजाना है। उसके अंदर न सिर्फ वो, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट्स मेकिंग पैटर्न पर नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यार्थियों को हाथों हाथ याद करवाएगी। वो एक तरह से रिवीजन बूस्टर की तरह काम करेगा आपके लिए। और वह ऐसा है, जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें से सवाल कहीं इधर उधर, कोई 1-2% 5% जा सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लग रहा कि जिस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूं ऐसी कोई, यदि मैं आपकी जगह तैयारी करता और मुझे कोई ऐसा शिक्षक मिलता जो इस तरीके से दे देता, तो सबसे पहली प्रति मेरी बुक होती। कई विद्यार्थी सोचेंगे गुरुजी के फायदा होगा, किताब वगैरह के लिख रहे हैं तो अब किताबें बिके कि फायदा होगा। तो फायदे की बात ऐसी है, यदि आप सबको, तो मैं तो आज चैनल बंद कर दूं और लिखना बंद कर दूं। 3-4 घंटे की नींद लेना किसको पसंद है, इतनी कोई मतलब शरीर है, ये भी मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि विद्यार्थियों का प्रेम है, सहयोग है, और वो चाहते हैं कि नहीं गुरुजी आप कीजिए और हमारे लिए प्रयास कर रहे हो, इसलिए आपको ये करना ही होगा। मतलब इतने कई मैसेज ऐसे आते हैं जो भावुक हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं हालांकि, लेकिन पढ़ते हैं तो लगता है कि अब जो है पीछे नहीं हटा जा सकता। एक बार शुरू किया था ऐसे ही, बस ऐसे ही हंसते खेलते शुरू कर दिया कि करते हैं कुछ, लेकिन अब इतना लगाव जुड़ाव हो गया और विद्यार्थियों की इतनी अपेक्षाएं बढ़ गई है कि अब चाह कर भी यदि चाहे ना कि आज यार बंद कर देते हैं, अब यार परेशान हो गए कि ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है या हैरेसमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी चाह कर भी नहीं कर सकते।
क्योंकि अब वो मतलब चीज ही ऐसी बन गई है, इतनी बॉन्डिंग हो गई है इस तरीके से। तो ये नहीं है, यदि किसी को लगता है, बुक के लिए भी कह रहा हूं, यदि किसी को लगता है, हालांकि बिल्कुल ही नॉर्मल प्राइस मैंने प्रकाशक को कह रखा है, बात हो रखी है, गाइड की भी नॉर्मल ही रखेंगे हम वैसे जो आ रही है, और वन लाइनर का भी कह रखा है उनको कि प्राइस वो रखनी है जो हर विद्यार्थी अफोर्ड कर सके। हमें मुनाफा कमाने पर ध्यान नहीं देना है, हमें कंटेंट देना है और उस प्राइस में देना है कि हर विद्यार्थी उसके लिए उसको मतलब अपना दिल ना दुखाना पड़े, वो बिल्कुल उसको जो उस प्राइस में वो चीज मिले उसे वो संतुष्ट होना चाहिए। तो वो चीज पहले मैं ध्यान रखता हूं ताकि, और इसके अलावा भी कहता हूं मैं, यदि यदि कोई विद्यार्थी फिर भी सक्षम नहीं होगा, जहां तक टेस्ट सीरीज की बात है और वन लाइनर की भी बात है, यदि कोई विद्यार्थी हकीकत में, ऐसे मजाक करने वाले खूब होते हैं आजकल, क्या मजाक के चक्कर में हकीकत भी वंचित रह जाता है, तो हकीकत में जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए मैं हूं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज मैं दे रहा हूं वो हर विद्यार्थी तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन यदि कोई सक्षम नहीं है तो भी मैं पहुंचा दूंगा, चिंता की बात है नहीं। क्योंकि ये जो आप सोचते हो कि ये मार्केटिंग वगैरह जो के सब ये चलता है, उससे थोड़ा सा हटकर कार्य करता हूं मैं। आपको पता है ये क्लासेस मैं बैच बनाकर 500 रुपए फीस में भी दे देता, 1-2 करोड़ आराम से छाप सकते थे, 10-20 हजार कोर्स बेचते थे तो भी, लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर विद्यार्थी इन क्लासेस को परचेज नहीं कर पाता है और इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है, फिर उसे मन महसूस कर रहना पड़ता है। तो इसीलिए ये चीज हम करते हैं। मेरे मम्मी जी पापा जी ने यही संस्कार दिए कि आप सक्षम हो गए हो तो अन्य लोग जितने आपके कारण सक्षम हो जाते हैं, यही आपकी काबिलियत है, और यही आपकी काबिलियत का मतलब वो कहते हैं मेहनताना है, वो यही चीज है। तो ये चीज अलग है, हालांकि सबकी सोच अलग अलग होती है, इसमें भी कई लोग नकारात्मकता ढूंढेंगे, लेकिन उनका भी स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे लोग आएंगे तो हमें और काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा और बड़ी शिद्दत से काम करेंगे, क्योंकि काम तो करना है और करना विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों के प्रोत्साहन के द्वारा ही करना है। तो आप निश्चिंत रहें, जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं उनके लिए अपन ऐसे ही प्रयास करेंगे, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन से जिले में होता है? भैया राजधानी में होता है, जयपुर। जयपुर में पू बड़ा कैसे हो गया? जयपुर के अंदर होता है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन की बात की जाए तो जयपुर के अंदर होता है। राजस्थान में न्यूनतम दूध उत्पादन कहाँ होता है? बांसवाड़ा में भैया, बांसवाड़ा। देखो दक्षिणी वाले जिले यहाँ पे भी न्यूनतम है, यहाँ पे भी आया है। इसको यदि याद करना चाहो ऐसे याद कर लो, ठीक है, नहीं तो यूं याद कर दो कि जोधो झालाल है, ठीक है। ऊन लेवा ने भेजियो जोधा ने और जोधो झालाल है, जोधो झालाल है, ठीक है। ऊन लेवा ने भेजियो जोधो झालाल है, ठीक है। और यह जो है बांसवाड़ा जयपुर याद हो जाएगा। ऐसे कोई आप खुद भी बना सकते हो, अब तो आप सीख गए हो, आप भी आधे गौरव सिंह गाड़ेराव आप खुद बन चुके हो। हालांकि कई लोग तो कॉपी यूं के यूं कॉपी करके, और देखा मैंने यार, मतलब कट ऑफ वाला वीडियो हूबहू 1% चेंज नहीं की। धन्य है ऐसे लोग भी। यहां तक कि थंबनेल भी चोरी कर दिया थंबनेल में से मेरा फोटो एडिट करके थंबनेल लगा दिया, और उसके बाद में वो बता रहे हैं भाई साहब बहुत आराम से ये कट ऑफ रहेगी, ये 100% फलाना ढीमका। ये वाह भाई क्या बात है, आज तो मैं राजस्थान बहुत आगे जाएगा इस मामले में। तो राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान, अरे वाह, ये जो है प्रश्न, राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान आपके साथियों दूसरा है। कैसे याद रखोगे? यहीं से तो आ रहा है, ये इसके अंदर सराय तो लगाना है, दूसरा। राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। चलिए भैया, ये भी आ गए आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट और छटे हुए, मतलब सेलेक्टिव फैक्ट्स जो आपको इर्द गिर्द शब्दों के जाल में फंसे हुए मिलते हैं और उनको फिर निकालना पड़ता है, वो आपके पास में सीधे ही आ रहे हैं, सीधे नोट करने हैं और पढ़ना शुरू कर देना है। तो स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में नोट कर लो इन्हें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब अपन एक एक पशु को लेंगे और एक एक पशु की नस्लें भी बड़ी बढ़िया से याद करेंगे और उनसे संबंधित सारे फैक्ट जानेंगे कि क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए सीधा ही शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले जो ले रहे हैं, जो पशुधन की श्रेणी में अपन ने पढ़ा है, वह गाय है। गाय को लेते हैं। गाय की कौन सी नस्लें पाई जाती है? सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की जो पशुधन में संभावना रहती है, 70 से 80% संभावना रहती है, सीधा ही नस्ल पूछा जाता है कि फलानी फलानी नस्ल दे देंगे, 3-4 देते हैं, उसमें से 3 दे देंगे दूसरी और 1 देंगे इसकी, फिर कहेंगे ये किसकी नस्ल है, इसमें से गाय की कौन सी है या इसमें से बकरी की कौन सी है, या नस्ल दे देंगे फिर पूछेंगे ये कौन से पशु की नस्ल है,
तो इस तरीके से यानी नस्लें आपको पूरी तरीके से याद होनी ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस बनते हैं नस्लों से प्रश्न बनने का। ठीक है, तो इसीलिए अपन को पढ़ना है। सबसे पहला अपन ले रहे हैं गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। घना लिखे छोरा क्लास में एक जन कॉपी में लिख दियो गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मास्टर भी मेनू बाप निकल गया, मास्टर के बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। मैं भी मास्टर हूँ, तू छोरो है, मैं मास्टर हूँ तेरो। तो ऐसे भी किस्से होते हैं। तो भारतीय नस्लें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गाय की भारतीय नस्लें। ट्रिक है रमेश हमारा थाना कांगी। क्या ट्रिक है? रमेश हमारा थाना कांगी। ये ट्रिक याद करनी है। इसमें आपके गाय की नस्ल जो राजस्थान में पाई जाती है बाहर नहीं जाएगी। रमेश हमारा थाना कांगी, ये देखो रमेश हमारा थाना और कांगी। कांगी में थोड़ा सा आपको लगेगा कांगी क्या है, कांगी ऐसे ही याद करना है, रमेश हमारा थाना कांगी। कांगी मारवाड़ी में क्या खांगी। एक बार पावना गया कोई ससुराल में, और पावना ने हाली जी बहुत सारा वे छोटा बड़ा सब खांगा ऊन देखे, खांगी ऊन देखे। जन पावना कह के खांगी खांगी क्या देखती है, सामने आकर देखो, चेहरा क्या देखती हो, दिल में उतर के देखो ना। तो ये कांगी ऐसे ही याद रखना है। अब कैसे आपको मतलब इसमें से निकलेगी वो बताता हूं। सबसे पहले अपने जो नस्ल निकालते हैं वो है रत, फिर आपको ध्यान रखनी है मेवाती। ठीक है, यहां से अब कई जने कहेंगे सर रमेश में तो सलजम वालों आवे। अरे भाई रुक तो सही, सांचोरी। ठीक है, अब अटे तो नहीं लिख सका नहीं वो सलजम वालों। हाँ से आएगा आपके हरियाणवी, हरियाणवी, ये देखो हरियाणवी। फिर यहां से मालवी। देखो जहां जहां क्षेत्र के नाम आ रहे हैं उनके आसपास ज्यादा पाई जाती है। सीधा तरीका है जानने का ये। दूसरा मैं अभी बताऊंगा आपको, सबके स्थान लिखवा दूंगा कि कौन सी कहां पर अधिक पाई जाती है, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। फिर ये बहुत ही अच्छी और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है राठी। ठीक है ना, ये इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं वैसे। फिर यहां से आएगी आपके थारपारकर, थार पार कर, यानी कि थार का जो मरुस्थल है उसे पार करने वाली कौन सी है, थार पार कर है। पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है ये। तो थार पार कर। पढ़ने का अपना तरीका बदलो, जीके बिल्कुल आसान लगने लगेगा और आपको इंटरेस्ट इतना आएगा कि आप खुद कहोगे कि जीके जितना वास्तव मजा किसी सब्जेक्ट में नहीं है। फिर यहां से आएगी नागौरी, गोरी नाचे रे नागौरी नाचे। कई बार डीजे माते बने और गोरी नाचे नागौरी नाचे, और नाचे कौन, दब्बा दब मतलब एडा नाचे है लोग के डीजे फ्लोर तोड़ दे कई बार। तो गोरी नाचे नागौरी नाचे गीत बाज जाए। फिर यहां से आ जाएगा आपके कांकरेज, कांकरेज। ठीक है, और यहां से आपकी एक नस्ल आएगी गिर, गिर। तो ये देखो गायों की सारी नस्लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिर्फ क्या याद रखना था, रमेश हमारा थाना कांगी, और 10 नस्लें आपको याद हो जाएगी आंख बंद करके। कितनी मतलब सटीक और बढ़िया ट्रिक है। उस जिस तरीके से बढ़िया उस तरीके से आपको याद भी रखनी है। रमेश हमारा थाना कांगी, और ई के बाद में कोई भी नहीं भाड़े थाने खांगी खांगी। ठीक है, गाय की विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें भी पाई जाती है। चलो गाय की विदेशी नस्लें हैं, उसमें आपके यहां से आएगी होलिस्टीन, होलिस्टीन। ठीक है, यहां से आपके आएगी रेड डेन, रेड डेन। यहां से अपन लेते हैं बानरसी, बानरसी। और यहां से जर्सी, जर्सी और जर्सी रिबैन बानरसी। देखो नरसी जर्सी एक जड़ा शब्द है, बानरसी बानरसी रिबैन जर्सी, यूं याद कर लीजिए। ठीक है, यहां से आएगी आपके आयरसर, आयर क्या लिखी जाए रे, आयरसर। ठीक है, अब देखो ये जो है ना नस्लें, इसमें सिर्फ नाम याद नहीं रखने, इनके स्थान भी याद रखने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये आयरसर जो है ये आयरलैंड की है, आयरलैंड की है। ठीक है, ये बानरसी और जर्सी दोनों जो है ये अमेरिकन, अमेरिका की है, अमेरिकी नस्लें हैं, अमेरिकी। ठीक है, ये आपके जैसा इसका नाम है वही की है, हॉलैंड। ठीक है, और रेड डेन जो है इस डेन से लेना है आपको, यहां लिख देता हूं, चलो डेनमार्क की है। रेड डेन कहाँ की है, डेनमार्क की नस्ल है। इस तरीके से ये विदेशी नस्लें अलग से याद रखनी है। जर्सी बहुत ज्यादा दूध देती है, बहुत ज्यादा मात्रा में। विदेशों में तो इनके दूध निकालने के लिए भी मशीनें लगी होती है, सीधी मशीनें लगाते हैं थन पर और बहुत सारी दूध मतलब ये देती है। और यहाँ पे दूध अपने राठी वैसे बहुत उत्तम किस्म की नस्ल है। और इस तरीके से ये नस्लें आपको
याद कर लेनी है। हो गई होगी मेरे हिसाब से आधी, तो मतलब 70% तो हाथों हाथ याद हो जाती है। एक बार 10% लिखोगे तब हो जाएगी, और पीछे बची 20% आप खुद पढ़ोगे तब हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इससे संबंधित और भी चीजें हैं गाय से संबंधित, वो इसी क्लास में बता देता हूं। चलिए लो भाई, गाय से संबंधित कुछ और तथ्य साथियों पढ़ते हैं अपन। गौवंश की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वह भारत के अंदर छठा है। वैसे पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है इसके अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक गौवंश बीकानेर के अंदर पाया जाता है, और न्यूनतम में आपके आएगा धौलपुर। सर्वाधिक और न्यूनतम ध्यान में रखें। राज्य की कुल पशु संपदा में गौवंश का प्रतिशत जो है वो 24-54 है। ऐसे ही याद रखें, जैसे मैं बोलता हूं ना वैसे याद रखोगे, जल्दी याद होगा। 24.54 ठीक है ना, 24-54 है। और राजस्थान राज्य गौ सेवा आयोग, एक बार प्रश्न बना भी था, इसकी स्थापना जयपुर में की गई, और 23 मार्च 1995 को इसकी स्थापना की गई। केंद्रीय गाय भैंस, अति महत्वपूर्ण, केंद्रीय गाय भैंस अनुसंधान केंद्र उदयपुर के अंदर है, वल्लभनगर। वल्लभनगर उदयपुर में है आपका कौन सा, केंद्रीय गाय भैंस अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। वैसे तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण होते हैं वही चीजें ज्यादातर बताता हूं, लेकिन उनमें से भी आपके एक तो ये केंद्रीय गाय भैंस अनुसंधान केंद्र अति महत्वपूर्ण है, और एक आपके ये गौवंश वाला, ये ध्यान रखना, परसेंटेज सभी के याद रखने पड़ेंगे। मेवाती, अब आते हैं नस्लों पर और उनसे संबंधित जो स्थान पूछे जाते हैं उन पर। मेवाती जो नस्ल है साथियों, उसे काठी भी कहते हैं, ध्यान रखना। राठी अलग है, काठी अलग है। इसे काठी गाय भी कहते हैं। ये पूर्वी अलवर भरतपुर उस तरफ वाले एरिया में पाई जाती है, यूपी और यूपी के आसपास वाले। तो पूर्वी अलवर और भरतपुर में इसका स्थान है। ध्यान रखना, जो स्थान बता रहा हूं ना वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, प्रश्न बनते हैं इनसे। सांचोरी जैसा इसका नाम है, तो सांचोर क्षेत्र में तो पाई जाएगी। उदयपुर और पाली जहां आता है वहां पे ध्यान रखना कि सिरोही भी ध्यान रखना, ये सिरोही के अंदर भी आएगी, क्योंकि पाली और सिरोही बिल्कुल पास पास है, क्लाइमेट भी मिलता है इनका लगभग। तो सांचोरी जो है, सांचोर, उदयपुर, पाली, सिरोही में। हरियाणवी जो नस्ल है साथियों, ये हरियाणवी आपके शेखावाटी, हनुमानगढ़, जयपुर, इन सभी जगह हरियाणवी नस्ल आपके पाई जाती है। मालवी यानी मालवा के आसपास, मालवा कहाँ है, एमपी में, तो देखो झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा। अच्छा, झाला, बांस, उदय, डूंगर, कोटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये जगह कम होने की वजह से सीधी लिखी है, आप पूरा लिखना। वैसे ट्रिक भी मान लो तो भी कोई नहीं, झाला, बांस, उदय, डूंगर, कोटा। ठीक है, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा आदि में पाई जाती है। राठी जो है सबसे उत्तम नस्ल की राजस्थान की गाय है, इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, सर्वाधिक दूध देती है। तो ये बीकानेर में गंगानगर, जैसलमेर, चूरू, तो बिक्का गंगा जैसा चूरू, ऐसा ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ये हाथों हाथ ट्रिक भी बनती है अपने, बिक्का गंगा जैसा चूरू, गंगा जैसा बिक्का चूरू, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पाई जाती है। थार पार कर, मैंने बताया था, थार को पार करके, यानी कि थार पार कर यानी पाक की सीमा से संबंधित, अब पाकिस्तान की सीमा संबंधित जैसलमेर, बीकानेर, ये आपके बाड़मेर और जोधपुर के भी अंदर थोड़ी बहुत पाई जाती है ये, तो वहां पे पाई जाएगी। नागौरी, इस नस्ल के बैल बहुत ही मतलब उत्तम किस्म के बैल होते हैं। नागौरी बैल बहुत माने जाते हैं अच्छे, बोझा ढोने में, भागने में बहुत अच्छे बैल माने जाते हैं। ये नागौर, नोखा, जोधपुर, इन जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, कांकरेज जो है साथियों, ये सांचोर में भी स्पेशल नेहड़ वाला क्षेत्र, जो अपने शब्दावली में पढ़ा भी था, नेर लहराता हुआ समुद्र बताया था आपको। बाड़मेर, जोधपुर, यहाँ पे भी ये पाई जाती है। ये गिर जो है, इस गिर को जो यहाँ पे लिख देता हूं, ये गिर जो नस्ल है इसे रेंडा या अजमेरा भी कहते हैं, ध्यान रखना, इससे भी प्रश्न बनता है। गिर नस्ल है ना, इसे रेंडा या अजमेरा भी कहते हैं। तो ये देखो अजमेर में पाई जाती है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, इन जगह पर ये गिर पाई जाती है। और ये द्विप्रयोजनशील नस्ल है, यानी दूध देने के भी काम आती है, बोझा ढोने के भी काम आती है। एक आपके और इसमें मैं बताना चाहूंगा आपको, जो ये राठी नस्ल है, ये राठी, ये दो नस्लों के मिश्रण से बनी हुई है। वो दो नस्लें हैं सिंधी प्लस साहिवाल, सिंधी प्लस साहिवाल, इन दो नस्लों के मिश्रण से ये राठी नस्ल बनी हुई है। तो ये भी ध्यान रखना। ये हरियाणवी जो नस्ल होती है, इसके मतलब ये खोपड़ी जो होती है, थोड़ा सा ललाट उभरा हुआ होता है, मजबूत नस्ल होती है ये हरियाणवी। आपको पता है खिलाड़ी आदमी होते हैं, पहलवान टाइप के, तो ये भी मजबूत नस्ल होती है। और इस तरीके से आपको गाय पूरी याद कर लेनी है।
तो अब इस आज की क्लास में इतना ही। अब अगली क्लासों में साथियों क्या है, शायद कल की क्लास में अपने गैप रह सकता है, क्योंकि मैं आज जाऊंगा शादी समारोह में जाऊंगा, एक ससुराल पक्ष में शादी है, वहां पे जाऊंगा। तो कोशिश मेरी रहेगी कि जैसे भी मैं आता हूं तो तुरंत आपको क्लास दे दी जाए, लेकिन वहां जाकर शेड्यूल पता चलेगा, तो यदि डिले होगा तो भी मैं वीडियो के जरिए या टेलीग्राम के जरिए आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि डिले हो रहा है या कैसे है। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि गैप नहीं रहे, फिर भी रहता है तो मैं बता दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसीलिए आज की क्लास थोड़ी लंबी की है, ताकि विद्यार्थियों को इसके नोट्स बन जाएंगे काफी सारे। तो अब काफी होगी, 1-2 क्लास और आएगी अपने पशुधन में, ज्यादा कुछ है नहीं, 1-2 क्लास में पशुधन पूरा कर लेंगे। और लगभग अब जो है अपन ज्योग्राफी के कंप्लीटेशन की ओर चल पड़े हैं, कंप्लीशन की ओर, यानी कि अब पूरा होने जा रही है अपनी ज्योग्राफी। एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ज्योग्राफी में टॉपिक बड़े बड़े आते हैं, उनके कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, उनको याद करने की ट्रिक्स देखनी पड़ती है, उस हिसाब से चलना पड़ता है, तो समय ज्यादा लगता है। बाकी जो कल्चर और इनमें इतना समय नहीं लगता जितना ज्योग्राफी में लगता है। और जो विद्यार्थी ये पूछ रहे थे सर सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाओगे यार, सारे देखो मैं सारे विषय पढ़ाने के उद्देश्य से आया हूँ और पढ़ा रहा उस हिसाब से ही हूँ। मुझे पता है, देखो आप लोग स्टार्ट में वो क्या है मारवाड़ी में, उतावल गणी करता, उतावल कर रहे थे आप, उतावलापन दिखा रहे थे। मैंने आपसे कहा था धैर्य रखें, जैसे ही विज्ञप्ति आएगी अपन क्लासेस बूस्ट करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि विज्ञप्ति आने के बाद भी अपन को ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन में आपका करवा दूंगा निश्चित तौर पर। तो इस मामले में भी निश्चिंत रहे, अपना जो क्लासेस मैं जिस हिसाब से चला हूँ उस हिसाब से बिल्कुल व्यवस्थित चलिए। हालांकि कुछ विद्यार्थी अभी भी स्टार्ट में उन्होंने बढ़िया मतलब नोट्स बनाए, क्लासेस देखी, लेकिन पता नहीं किस कारण से विचलित हुए हैं। अभी भी काफी विद्यार्थी, हजारों की संख्या में जो नियमित है अभी भी, लेकिन जो स्टार्ट में 2-2.5 लाख विद्यार्थी जिन्होंने मतलब जिनको तैयारी करनी है और क्लासेस देख चुके हैं, वे अभी पता नहीं किस निंद्रा में चले गए वापस। और इस भूल का एहसास उन्हें तब होगा जब बाकी विद्यार्थी आगे निकलेंगे और फिर उन्हें लगेगा कि हमने ये गलती कर दी है। मेरे जैसा बार बार कहने वाला आपको फिर नहीं मिलने वाला है, बार बार जगाता हूं, जग जाओ रे, अब तो बाद में फिर मौका ही नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे, फिर वही मुझे मैसेज करोगे इमोशनल, सर मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। पर सर भी की नहीं कर सके, सर जो कर सकते हैं वो पूरे एफर्ट के साथ में, मैंने न रेस्ट नहीं लिया, देख लो मैं पूरे एफर्ट के साथ में लगा हुआ हूं। परिवार में इतनी विपदाएं आई इस महीने में, मतलब पूरे जीवन में नहीं आई होगी जितनी इस महीने में विपदाएं आई है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी क्लासेस ब्रेक नहीं की है। जैसे संभव हुआ है मैंने क्लासेस दी है, लेकिन आप लोगों के ऊपर है कि आप कितना पढ़ते हो और कितना पढ़ना चाहते हो। मेरी तरफ से मैं कोई कमी रखने वाला नहीं हूं और नहीं रख रहा हूं, और ऐसे ही लगा रहूंगा जब तक मैं स्वस्थ हूं, तब तक आपको क्लासेस ऐसे ही मिलेगी। मतलब अस्वस्थता भी विचलित नहीं कर सकती। हाँ, कोई ऐसा ही कुछ हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, कुछ ऐसा ही हो जाए कि बिस्तर पकड़ना पड़े यदि, तब जाकर क्लासेस आपकी ब्रेक हो सकती है। उस मामले में भी मैं क्लासेस ब्रेक नहीं होने दूंगा ऐसा मैं सोचता हूं। लेकिन फिर भी देखो परिस्थितियां हैं, कुछ कह नहीं सकते। ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती है, तो वो ऊपर वाले के ऊपर ही है कि कैसे सब कुछ होता है, मैनेज अपने आप हो जाता है। देखो मैं तो निमित्त हूं, करने वाला वही है। तो सारी चल रही है चीजें। कहना यही चाहता हूं, इतनी सारी रामायण इसलिए बोली है कि अब भी नियमित हो जाओ, अब भी जग जाओ, और यदि कोई आपके साथी सोए हुए तो जगा दो, क्या पता आपको भी उसकी भलाई और पुण्य का लाभ मिल जाए। तो ये नोट कर लो साथियों आराम से। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।